इससे पहले तो हमने फेसबुक का मॉडल देखा ना, फेसबुक ने कहा कि भाई 3000, 2200, 2800, 3400, 3600 ये एक अच्छा डेली एड बजट है। लेकिन क्या ये सारे बिजनेस मॉडल वाले अफोर्ड कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसी साइंस हो, कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें हम टेस्ट करें तो जो ऐड चला रहा हो उसका ज़्यादा नुकसान ना हो? एक चीज़ हम समझने जा रहे हैं, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, जिसको आपने ऐड चलाने से पहले देखना है कि हमने किसी के ऐड चलाने हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें पहले समझना होगा। ROAS, ठीक है। ROAS स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन एड स्पेंट। कि भाई कोई बंदा ये आपसे पूछ रहा है कि भाई मैं ऐड चलाऊंगा तो मुझे इससे मिलेगा क्या, कितनी सेल आएगी मेरे पास उसकी। तो जब तक हमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम कैसे उसका बजट लगवाएंगे? या तो ये कहेंगे भाई अगर ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा लगा दो, कम है तो कम लगा दो। तो किस तरह वो डिसाइड करेगा कि जो उसका ऐड है वो ठीक चल रहा है कि बुरा चल रहा है? ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंट। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एड्स। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एड्स, इसका यह मतलब हुआ कि आपने ऐड चलाया और ऐड चला के आपको 5000 की सेल आई, 10,000 की सेल आई, 20,000 की सेल आई, लाख रुपए की सेल आई, भाई कितनी भी सेल आपको आई, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एड्स। कि आपने कितना इकट्ठा पैसे इकट्ठे कर लिए ऐड चलाकर, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ ऐड। ये तो हमने भाई इतनी सेल आ गई, मतलब इतने एडमिशन्स हुए, इन एडमिशन से इतने पैसे आ गए, लेकिन वो जो एड्स चलाए थे हमने एड्स पर कितना खर्च किया, कितने पैसों के ऐड चलाए, तो हमें 50,000 आए, 2 लाख आए, 3 लाख आए, तो हमने ऐड कितने पैसों के चलाए? तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। ठीक हो गया? अब जरा नीचे आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। हाँ, मिसाल के तौर पर टोटल एड स्पेंट है हमारा $2000, ठीक है, फॉर इंस्टेंस हम ये कह रहे हैं, और डॉलर्स में हम इसे कैलकुलेट करें, और टोटल रेवेन्यू हमें मिला, यानी 2000 रुपए डॉलर के किसी ने ऐड चलवाए हैं, हम डॉलर्स में कैलकुलेट करें, आप इसे बाद में रुपीज में कन्वर्ट कर लें। टोटल रेवेन्यू, द एड रिजल्ट इन सेल वर्थ $10,000, यानी जब आपने $2000 के ऐड चलाए तो आपको 10,000 की सेल आई उसके ऊपर। यही था फॉर्मूला। तो रिजल्ट क्या मिला हमें? 5, एक नंबर आ गया हमारे पास 5, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 5 टाइम्स सेल हो गई। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? योर ROS इज 5। इसको लिखेंगे कैसे हम कि भाई हमने जितने पैसे लगाए उस पर 500% सेल ले ली, जितने पैसे हमने लगाए उस पर 500 टाइम्स सेल ले ली। ये एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये कब पता लगेगा? ये तो जब ऐड चलेगा तभी पता लगेगा। बट जब आप किसी से बात कर रहे होंगे वो तो आपसे पूछेगा ना कि भाई मुझे कितना स्पेंड करना चाहिए। अब हमें पता लग गया कि कितना स्पेंड करके कितने परसेंट उसको प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। अच्छा, अब एक और चीज भी है कि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है, हम किसको रहे हैं? ठीक है, किस चीज को हम प्रॉफिट बोलने लगे हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट है? मिसाल के तौर पे कोई कॉलेज में एडमिशन लेता है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में, ठीक है, तो एक एडमिशन में से वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हर चीज की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना। यही वाला कोर्स मैं अगर करवा रहा हूं ऑनलाइन और वर्क एट होम बैठ के मैं काम कर रहा हूं, मतलब रात को मैं उसकी क्लास लेता हूं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, तो मैं जब प्रॉफिट निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत कम हो जाएगी ना मेरी कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरी कर रहा होगा, ये आपके जो कॉस्ट हैं ये वेरी कर रही होंगी कि कितनी बड़ी ब्रांड है वो, और उसके ऊपर एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली तो हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई बंदा अपने
एक्सपेंसेस भी नहीं बताएगा ना आपको, अपनी पूरी कंपनी का मॉडल तो नहीं सोशल डिजिटल मार्केटर को बता देगा कि जनाब ये चीज़ें आती हैं, इतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, फिर मैं बनाकर लाता हूँ तो इतने पैसे बचते हैं, जब मेरी कॉस्ट निकल जाती है तो इतने पैसे बच जाते हैं। कोई भी नहीं बताएगा अगर हम किसी से पूछेंगे। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला ये वाला बन गया। तो हमने उसे कहा कि भाई $2000 लगाओ तो $10,000 की तुम सेल ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छी सेल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको 8 पे डिवाइड करूं फिर देख लेंगे, लेकिन अगर मैं $2000 लगाऊं और $2500 अर्न कर लूं तो बहुत ही नॉमिनल है। तो ये उसको आई थिंक सो इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसकी अपनी कॉस्ट भी है। अब हमने कॉस्ट फैक्टर बीच में डाल दिया मैंने। वैसे अगर देखा जाए तो $2000 लगाकर $2500 कमाना तो कमाई तो है, लेकिन जब मैं किसी कंपनी के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ तो जरूरी तो नहीं है कि उसकी एग्जैक्टली कॉस्ट ही $2000 आ रही हो। उसके और भी बहुत सारे खर्चे होंगे जो उसने देने होंगे उसमें से निकाल कर। जैसे मैं कहूँ कॉलेज वालों से ये कहूँ कि जनाब इतने सारे बच्चों से 4 लाख रुपए आ रहा है तो मेरे 3,95,000 तो बनते हैं ना। हाँ, तो वो कहेंगे भाई हमने और खर्चे भी तो करने हैं, दूसरे खर्चे भी तो करने हैं ना हम लोगों ने। लेकिन अगर मैं घर में 4 लाख के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे इतने एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। मेरा एक्सपेंस क्या आएगा, घर में इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही मौजूद है, ठीक है ना। जहाँ पर सिटिंग करके मैं बैठ रहा हूँ वो भी रेंटल स्पेस नहीं है मेरी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइम, एक तो मेरा टाइम और मेरा एक इंटरनेट शायद एक्स्ट्रा कंज्यूम हो सकता है। मतलब इससे ज़्यादा तो मेरी कोई कॉस्ट नहीं बनेगी। मतलब ये सर्विसेज कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अभी तो हमने एक ये वाला फैक्टर देख लिया। अब इसको हमने परसेंटेज में पढ़ा, यू अर्न 500% ऑफ योर एड स्पेंड। फिर करेंसी में कितना हुआ, यू मेड $5 फॉर एवरी $1 इन्वेस्टेड। यानी आपके हर $1 के ऊपर आपने कितने कमा लिए, $5, ठीक है। सो ये तरीकाकार हो गया। अब इस तरीके से आप जब किसी से मिलने जाएंगे और वो आपसे पूछेगा कि हाँ भी कितने लगाने हैं, तो ये हमारे ज़हन में कुछ मॉडल्स होंगे जो हम उसकी कैपेसिटी को देखकर हम उसे ऑफर कर सकते हैं कि भाई इतना स्पेंड करोगे। और अगर फॉर एग्जांपल मैं 6 महीने उसके ऐड चलाता रहा हूँ और वो 2000 के ऐड चला रहा हो पर डे, लेकिन पर डे उसकी सेल जनरेट ही ना हो रही हो, तो वो फिर छोड़ देगा ना। वो कहेगा भाई ये मॉडल ठीक नहीं है, मेरा मार्केटिंग का ये वाला मॉडल ठीक नहीं है, या आप एडवर्टाइजर ठीक नहीं है। दो ऑप्शंस होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं उसे $2000 लगवाई जाऊं और महीने के एंड पे पता लगे कि भाई इतने सारे डॉलर्स उसने लगा दिए मगर सेल कोई नहीं हुई उसकी। और इससे पहले हम यही पढ़ने लगे हुए थे, अगर आपको याद हो, इससे पहले हम सिर्फ सेल की बातें कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि एंड्रोमेडा जो आ गया उसने कहा भाई अब बढ़ेगी आपकी सेल, आप मेरा मेथड इस्तेमाल करो तो आपकी सेल बढ़ेगी, आप एआई को इस्तेमाल करो तो आपकी सेल बढ़ेगी। यहां पर हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। इसी बात को जरा एक दो स्लाइड्स में और भी देखते हैं। एक दो तस्वीरें भी हो शायद, वही बात करने लगा हूं, कोई नहीं कर रहा जी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले मैंने एड स्पेंड की बात की थी, अब मैंने किया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम जरा थोड़ी सी डिटेल से बात करने लगे। पहले तो सीधा सीधा ऐड की बात की ना कि उसने बताया भी इतना प्रॉफिट निकल रहा है सीधा सीधा। अब हमने कहा नेट प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या बना रहे हैं हम, आरओआई का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, के नेट प्रॉफिट माइनस टोटल एड कॉस्ट डिवाइडेड बाई एड कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, वो जो परसेंटेज में निकलने लगा हुआ था हमारे पास। तो बात वही की हमने यहां पर भी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिटेल से बता दिया कि नेट प्रॉफिट माइनस टोटल एड कॉस्ट। यानी उसको प्रॉफिट हुआ 4000 का, उसने ऐड लगाई 2000 रुपए की, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल एड कॉस्ट के साथ और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है जी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एग्जांपल्स आप देख रहे हैं कि एड स्पेंड कितना था 100, तो रेवेन्यू 300, तो 200% उसने उसे रिटर्न मिल गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे स्मॉल बिजनेस पर। ये जरा पॉइंट समझना है हमने। अब यहां पर हमने कहा कि भाई अब दो मॉडल्स हो गए। एक मॉडल क्या है, स्मॉल बिजनेस है, जिसमें हमने कह लिया कोई बेकरी सेटअप है। दूसरा हमने कह दिया कार ब्रांड है, कोई गाड़ियां बेचते हैं। दो चीजों को हमने देखा, एक को हम बड़े बड़ा बिजनेस समझ रहे हैं और एक को हम छोटा बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं। अब वो क्या कहता है एड स्पेंड हुआ 50, रेवेन्यू आया $150,
ठीक है, ये किस पे काम कर रहा है? अब आप देखें ना कि छोटा बिजनेस मॉडल मैन और बड़ा बिजनेसमैन किस चीज पे फोकस करेगा। छोटा बिजनेसमैन कहेगा हाँ भाई पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही है ना, वो तो जितना इन्वेस्ट करेगा फौरन कहेगा डबल ट्रिपल हो जाए मेरा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसको फौरी तौर पर रिजल्ट चाहिए। मगर जो बड़ा बिजनेसमैन होगा उसका जो प्लान होगा वो 6 माह का होगा, साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा। वो कहेगा कोई बात नहीं भाई, इतनी देर में रिजल्ट्स है, मेरी ब्रांडिंग भी होनी चाहिए साथ, तो इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप ये देखें कि दूसरा हमने क्या लिखा, दूसरा हमने क्या लिखा जी, 1 मिलियन लिख दिया। इसने 1 मिलियन खर्च किया और ये इसने अर्न कर लिया कितनी देर बाद, 6 महीनों के बाद। ये क्विक आ रहा है, ये टुडे का बता रहा है। वो कहते हैं एक ही दिन ऐड चलाया तो ये रिजल्ट आ गया। छोटा बिजनेसमैन इससे खुश होगा, लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन है वो इससे खुश होगा कि 1 मिलियन लगाया तो 6 महीने में इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई है, और इसकी ये 6 महीने में इसकी ब्रांडिंग भी हुई। ये कैश पे इतना फोकस नहीं कर रहा होगा जितना ब्रांडिंग पे फोकस कर रहा होगा। अगर लोग गूगल पर एबीसी आगे प्रोडक्ट लिख के सर्च करना शुरू कर दें, एबीसी मतलब ब्रांड नेम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंटरनेट की प्रोडक्ट बन चुके हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इसे बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड, अगर आपका ब्रांड नेम लोग लिखे ना, जैसे मैं कहूं भाई पिज्जा खाना है तो मैं लिखूं पिज्जा हट, डोमिनोज, तो इसका मतलब ब्रांड्स है ना वो, या मैं सिर्फ लिखूं पिज्जा, तो इसका मतलब लोग पिज्जा ढूंढ रहे हैं, ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। तो अगर आपकी कंपनी ब्रांड बन जाए ऑनलाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल तो बढ़ेगी आपकी, इन द लॉन्ग रन ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि जब भी किसी को उस चीज की जरूरत होगी तो वो उस ब्रांड के नाम के साथ अपनी सर्विस का नाम लिखेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मॉडल हो गया छोटे बिजनेसमैन का भी और एक बड़े बिजनेसमैन का भी हो गया। अच्छा, अब अगली चीज क्या आ गई, अब ये मुख्तलिफ चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं इधर। काफी सारे, पहले हमने कहा कि एड स्पेंड की बात की, फिर हमने आरओआई की बात की, फिर हमने कहा छोटा बिजनेसमैन, फिर हमने कहा बड़ा बिजनेसमैन। अब हम एक और बात डिस्कस करने लगे हैं, और वो क्या है कि एक बंदा कुछ बेचता है, उसके पास कोई चीज है बेचने के लिए, और एक बंदा है वो सर्विसेज बेचता है। दोनों में फर्क आ गया ना फिर। मतलब किसी का कोई बंदा, एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बेच रहा है, एसी बेच रहा है, चेयर्स बेच रहा है, घड़ियां बेच रहा है, तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं, ये दिखने वाले को प्रोडक्ट नजर आती है। तो सर्विस खरीदने में और प्रोडक्ट खरीदने में फर्क है। सर्विस एकदम नहीं बिकती, सर्विस बेचने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी वर्चुअल प्रोडक्ट है। मैं जब किसी से जाकर मिलता हूँ, मैं वो मुझे कहे गूगल ऐड चला दो मेरा, तो मैं उसे कहूँ ना करके भाई आपका डेली मैं 1000 रुपया लगाऊंगा, और इस 1000 रुपये के ऊपर डेली 400 रुपया मेरा भी होगा, तो वो मुझे पता क्या कहता है कि ये 400 रुपए की चीज के, क्योंकि मैं सर्विसेज दे रहा हूं ना उसको, मेरी सर्विस वर्चुअल है, लेकिन मेरी सर्विस के बगैर तो उसका गूगल ऐड भी नहीं चलेगा। मगर उसको इस मॉडल की समझ नहीं आ रही ना। मैंने कहा भाई 1000 रुपए का जब हम ऐड चलाएंगे तो आप गूगल पे नजर आएंगे, मैं आपका ऐड बनाऊंगा, मैं आपको दूसरे एडवर्टाइजर की निस्बत प्रोमिनेंट करूंगा, आप दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर पोजीशन पे नजर आएंगे, आपको दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा कन्वर्जन आएगी। तो वो समझ रहा है कि शायद ये जो 1000 रुपया है इसमें मेरे चार्जेस इंक्लूडेड हैं, ये गूगल के चार्जेस हैं, मैं उसे चार्ज करूंगा अपनी सर्विसेज के लिए कि मैं तुम्हें गूगल ऐड बनाकर दूंगा, मैं तुम्हारे ऐड अकाउंट की मेंटेनेंस करूंगा, मैं तुम्हारे ऐड को रोजाना देखूंगा कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ऐसा हो कि तुम्हारे ऐड का जो नॉर्मल बजट चल रहा हो वो तो चल रहा हो 25 रुपए, अचानक किसी दिन पता लगे 250 रुपए में तुम्हें एक क्लिक आ गया, तो उसको कौन देखेगा? उसे मैं देख रहा हूँ ना कि क्यों आ गया ये। तो ये हमारी सर्विसेज है ना, लेकिन सर्विसेज लोगों को नजर नहीं आती हैं, लोगों को फिजिकल प्रोडक्ट नजर आती है, मतलब हमें दिखाना है। तो अब हम यहां पर क्या डिस्कस करने लगे हैं, दो चीजों को, सर्विसेज वर्सेस फिजिकल प्रोडक्ट, कि भाई अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट पे कोई चीज बेच रहे होगे तो उसमें क्या होगा, और सर्विसेज कर रहे होगे तो उसमें क्या होगा। लेकिन जी दो मॉडल्स आ गए फिर दोबारा से। ये क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट है, समझ में आ रही है, शूज बेच रहा है कोई बंदा, सेलिंग प्राइस क्या है। अच्छा, अब एक और चीज भी ध्यान में रखनी है आपने, कि एक फैक्ट्री जो है वो सेल करवा रही है, ऐड लगवा रही है, और एक कोई कंपनी ऐड लगवा रही है, इसमें भी फर्क है। जो बंदा फैक्ट्री में चीज बना रहा है उसकी कॉस्ट और है, जो बंदा उसी चीज को फैक्ट्री से खरीद के ला रहा है उसकी कॉस्ट और है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा,
फैक्ट्री वाले का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा क्लाइंट फैक्ट्री ओरिएंटेड भी है कि सेलर है, कि भाई उधर जाता है मार्केट में जाता है, वहां से चीज उठा के लाता है और बेच देता है। इस तरह मार्केट से चीजें उठाने वाले तो और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। 10 और लोग भी हैं जो मार्केट से चीजें उठाते हैं, तो इसका मतलब है देखना यह पड़ेगा वो कितने की बेच रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उससे महंगी बेचूंगा तो मेरी चीज तो नहीं बिकेगी। जैसे दराज है, दराज में लोग यही करते हैं ना, चीजें उठाते हैं दराज में अपनी शॉप पे लगा देते हैं, तो जो सस्ती बेचता है लोग उसकी चीज खरीद लेते हैं। क्वालिटी को भी देखते हैं लेकिन साथ साथ सबसे पहले वो रेट को देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का 5 टाइम्स रेट ज्यादा हो और हम ये कहेंगे भाई इसकी अच्छी क्वालिटी है तो हम इससे खरीद रहे हैं, ये तो नहीं होगा। रेट भी देखेंगे साथ में क्वालिटी भी देखेंगे, दोनों चीजें देखेंगे। तो अब वो क्या कहता है, कहता है ये सेलिंग प्राइस है। आगे क्या है जी, एड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। अब दो चीजें शामिल हो गई ना इसमें, एड की कॉस्ट भी शामिल हो गई और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी शामिल हो गई। फिर कहता है प्रॉफिट कितना निकल आया इसका, $50। ये एक पॉइंट और है जिसे हमें कंसीडर करना है कि आप किसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप अगर किसी फैक्ट्री वाले कोई बैग्स बनाता है, एक बंदा कहता है भाई मैंने ना बैग्स बेचने हैं अपनी वेबसाइट से, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करता है, शालम मार्केट जाता है और वहां से बैग खरीद के लाता है। एक और बंदा है जो बैग बेच रहा है, वो कौन है, वो मैन्युफैक्चरर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरर होगा उसके पास मार्जिन होगा ज्यादा एडवर्टाइज करने का, जो सेलर होगा उसके पास कम मार्जिन होगा, कम पैसे लगाने का मार्जिन होगा, वो ज्यादा पैसे नहीं लगा सकता, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होगा वो ज्यादा पैसे लगा सकता है। और नीचे आते हैं जरा जी, सर्विसेज बिजनेस, कंसल्टिंग आ गया, रियल एस्टेट आ गया, इवन डेंटिस्ट आ गया। अब वो जो डेंटिस्ट है देखा जाए तो प्रोडक्ट तो उसके पास भी दांत निकाल के बाहर कर देता है ना, नजर आता है कि निकाल दिया मैंने, लेकिन है तो सर्विसेज ना। डॉक्टर सर्विसेज देते हैं, इंजीनियर सर्विसेज देते हैं, हम डिजिटल मार्केटर्स सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये लोग कैसे करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन देकर बिजनेस ले सकते हैं ना किसी को। यानी मैं किसी को ये कह सकता हूं कि भाई एसईओ करवानी है तो मुझसे अपनी वेबसाइट का साइट ऑडिट फ्री करा लो। अब मेरा ऐड चीज बेचने पर नहीं है, मेरा ऐड किस चीज पे चल रहा है, साइट ऑडिट पे। अब मेरे पास 50 लोग आते हैं जिनका मैं साइट ऑडिट करता हूं, मैं पैसे नहीं ले रहा, ऐड पे तो पैसे लगे हैं ना, लेकिन मैं पैसे नहीं ले रहा। उन 10 लोगों में से या 50 लोगों में से कोई 2-3 जब मेरे पास क्लाइंट्स बन जाएंगे तो वो उसका ऐड रिटर्न होगा। लेकिन उससे पहले एक डेंटिस्ट है, उसने क्या किया है, उसने कोई 10 डेज का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है कि जनाब दांतों का चेकअप फ्री। जब वो सारे चेकअप फ्री हुआ, पता लगा बहुत सारे पेशेंट्स आए, सो उनमें से किसी एक पेशेंट ने ट्रीटमेंट भी करवा ली उससे, वो ट्रीटमेंट पेड थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसने अर्न किया उस ऐड से। तो मतलब सर्विसेज में हम इस तरीके से अर्न कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जी, नंबर 1 दरमियान में देखें क्या आ गई है, घड़ी आ गई है कि सर्विसेज इमीडिएट रिजल्ट नहीं देंगी। भाई आप तो साइट ऑडिट कर रहे थे ना, मैंने तो साइट ऑडिट किया, तो ऐड लगाया, तो लोगों ने तो मुझसे साइट ऑडिट ही करवाया। किसी ने मुझसे आके ये तो नहीं कहा कि मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, हो सकता है किसी ने कह दिया हो, लेकिन मतलब ये माइंडसेट तो था ही नहीं सेट का। इस ऐड का तो माइंडसेट ये था कि भाई अपनी वेबसाइट्स को चेक करवाओ कि इसमें क्या वीकनेसेस है, मैं चेक कर रहा हूँ। गाड़ी वाले ने कहा कि आए अपनी गाड़ियां फ्री चेक करवाएं हमारे शोरूम पर। बेचता क्या है, वो गाड़ियां बेचता है। जो पुरानी गाड़ी वाला आएगा उसे कहेगा भाई इसकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी हुई है, ठीक है, इस गाड़ी को रिटायर कर दो, ठीक है। तो अब वो हो सकता है कि वो जिस गाड़ी को रिटायर करवा रहा है वो कहेगा भाई पुरानी गाड़ी मैं तुमसे खरीद लेता हूँ, तो मुझसे नई गाड़ी ले लो। तो आया वो चेकअप करवाने था, तो उधर से उसने क्लाइंट हंटिंग बीच में से कर ली। इसी तरीके से कह रहे हैं कि भाई ये जो ऐड चलेगा, ये ऐड किस पर चलेगा, ये आप प्रोडक्ट तो दे ही नहीं रहे, जो चीज आप बेच रहे हैं वो तो दे ही नहीं रहे, इसमें आपको लीड जनरेट होगी। अब एक और टर्म मैं बोलने लगा हूं, CPL, कॉस्ट पर लीड, जिसको हम रिजल्ट्स बोलते हैं फेसबुक में। कॉस्ट पर लीड मतलब क्या हुआ, फेसबुक पर ऐड चलाया, चाहे वो लीड्स का ऐड चलाया या व्हाट्सएप मैसेंजर का ऐड चलाया, तो अब क्या हुआ, व्हाट्सएप पर लीड्स आनी शुरू हो गई। जब मेरा ऐड चला तो जब मुझे पहला मैसेज व्हाट्सएप पर आया तो मैंने देखा, पता लगा भी 50 रुपए की एक लीड आई है। तो मैं उसको तो इस तरह कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मुझे कितनी लीड्स आ रही हैं।
हम उसे यही देख रहे होंगे टोटल लीड्स कितनी आई। भाई ये एक ऐड चलाया 10 दिन, पता लगा भाई इसमें 25 लीड्स आ गई हैं, तो अब मैं इसको देखूंगा कि मेरे पास लीड्स कितनी आई हैं, और लीड्स बिजनेस नहीं है, लीड्स बिजनेस नहीं है। 25 लीड्स में से शायद 3 लोग खरीद लें, 2 लोग खरीद लें, 1 लोग खरीद लें, 5 खरीद लें, डिपेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये फौरी तौर पर रिजल्ट नहीं देगा। सर्विसेज की एड फौरी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगी, और इसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर इसका प्रॉफिट आएगा बाद में। जब कोई पेशेंट आएगा आपके पास, मिसाल के तौर पर कोई डेंटिस्ट के पास चेकअप कराने चला गया, ठीक है ना, उसके दांत में अभी हल्का हल्का दर्द होता था, ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी हालत खराब हुई और उसको जरूरत पेश आई कि भाई अब निकलवाना है इसको, या इसकी रिप्लेसमेंट करवानी है, या जो भी ट्रीटमेंट करवानी है, तो कहेगा वो डॉक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से देखा था, तो चलो उन्हीं के पास चलते हैं। तो ये सर्विसेज का बिजनेस इस तरीके से रिजल्ट देगा आप लोगों को, ठीक है। ये हम आज जो चीजें पढ़ने लगे हुए हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट करनी कैसे है। पहले तो हमने वो सारा प्लेटफॉर्म्स देख लिए ना, कि कैसे कर रहे थे, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कैसे कर रहे थे। लेकिन जब आपने एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपने लोगों के पैसे लगाने हैं। तो जब आपने किसी से पैसे लेने हैं, तो उसने जब आपसे पैसे लेने हैं, तो आपको पहले उसे कन्विंस करना पड़ेगा ना कि भाई पैसे लगाओगे तो पैसे आएंगे। तो ये कन्विंस करने के लिए आपने उसे कहां पे रखना है, उसे कितना रिजल्ट देना है। मिसाल के तौर पर मैं ऐड चलाता हूं डिजिटल मार्केटिंग का, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, और मेरी कॉस्ट सपोज कर ले मैंने $5 पर डे रखा हुआ है, और 30 डेज ऐड चलाता हूं, और सपोज कर लेते हैं जी कि मेरा जो कोर्स है, मेरा कोर्स है $100 का, और एक पूरे महीने के बाद मुझे कोई 5 स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। अब ये मैंने ऐसी रफ सी वैल्यूज बताई हैं आपको, आप उधर कॉस्ट को कैलकुलेट करें, इधर मेरी फीस को कैलकुलेट करें कि 5 स्टूडेंट्स आए तो मुझे कितने पैसे मिले। $100 बोल रहा था तो $500 हो गए, तो इन्वेस्ट कितना कर रहा था डेली, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करें, कितने डॉलर्स हो गए, $150। उधर अर्निंग कितनी हुई। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा कि मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या हुआ, अच्छा हुआ रफ के नहीं हुआ, अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा हुआ। मैंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा हुआ। अब दूसरी तरफ देखें हम, दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि एक स्टूडेंट आया सिर्फ जिसने एडमिशन लिया, तो फिर एड स्पेंड था मेरा $100, एड स्पेंड था 150 और पैसे आए $100। तो एक तरह से मैं ये भी कह लूंगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस या लॉस। मैं क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस या लॉस, तो मैं देखूंगा भाई क्या स्ट्रेटेजी है, गलती क्या है, मेरी गलती कहां पे हुई है, क्या मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट बजट बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर करना चाहिए कि जिससे मेरे पास कन्वर्जन्स ज्यादा आ जाए। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश नोट्स हैं, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, ये मैं उसमें ऐड करूंगा नए सिरे से। ठीक है, आपकी एक नोट्स वाली फाइल है ना, उसके अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने नई रिसर्च की थी तो उसकी बेस पर आप लोगों से ये सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं। मेरा ख्याल है ROAS का पता लग गया होगा आपको, है ना, रिटर्न ऑन एड स्पेंट। तो कोई बिजनेसमैन पढ़ा लिखा होगा ना, तो वो आपसे यही कहेगा भाई मुझे ROS क्या मिलेगा। मतलब अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की बिजली की दुकान वाले को कहोगे ऐड चला लो, वो तो नहीं पूछेगा ना ROS क्या मिलेगा, वो कहेगा भैया कितनी सेल आएगी, इस तरह वो बोलेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वो आपसे कहेगा भाई ROS क्या मिलेगा मुझे इस पे, या ROI क्या होगा मेरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मेरे कितने पैसे लगवा रहे हो, मुझे वापस कितने आएंगे। अगर तुम मुझे कह रहे हो कि मैं 10,000 तुम्हें दे दूं, तो भाई क्या मुझे मिलेगा 30,000, 40,000, 50,000 के नहीं वापस मिलेगा, तो मैं तुम्हें 10,000 देने को तैयार हूं। इस तरह उसने जनरल लैंग्वेज में आपसे बात करनी है, लेकिन उसके लिए आपको इस रिसर्च की जरूरत है जो भी मैंने की है। तो इसका तरीकाकार क्या है, आज ये जब ये लेक्चर हमारा खत्म होगा, घर जाएंगे, इसके ऊपर वर्किंग करें और डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स पे वर्किंग करें कि क्या हो सकता है। पीक सोल्यूशन के मॉडल पे वर्किंग करें। मेरा ख्याल आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग की फीस कितनी है ना। एक मॉडल बनाएंगे भी, पीक सोल्यूशन वाले अगर आपको कहते हैं कि एडवर्टाइज करो, तो उनकी एडवर्टीजमेंट के लिए ROA क्या होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या एड स्पेंड क्या होना चाहिए, आप उनको क्या रिकमेंड करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को लॉन्च करने के लिए उन्हें कितना
इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड चलाना चाहिए। इसी तरह आप खुद कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप ऐड चला रहे हैं या ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप पहले से ही खुद से कैलकुलेट कर लेना कि कहां पे लॉस होगा, कहां पे नुकसान होगा। लेकिन याद रखें कि 10 दिनों के रिजल्ट्स के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का फैसला नहीं करना। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब ये है कि थोड़ी टाइम भी उसको देंगे, एक दफा इन्वेस्ट करेंगे। ये नहीं है कि भाई सुबह बैनर लगाया और दोपहर को उतार दिया कि गंदा हो जाएगा, हाँ फिर कल सुबह लगाएंगे, तो फिर इस तरह तो बिजनेस नहीं मिलेगा। मार्केटिंग करनी है तो खुल के करनी है, हाँ एक दफा खुल के करनी है, पूरा इंप्रेशन ले लेना है कि भाई ये अप्रोच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि भाई ये अप्रोच नेगेटिव है, अब अक्सर मुझे कई लोगों का मैसेज आता है कि एक कंपेन बनानी है, ठीक है। जब मुझे कोई बंदा ये वाला मैसेज देता है ना तो मैं इरिटेट होता हूँ। मैं कहता हूँ एक कैंपेन बनाकर आप आखिर में नतीजा ये निकालोगे कि जो बंदा एडवर्टाइजर था ना ये काम का नहीं था। मतलब एक कैंपेन से आपका बिजनेस कैसे चल सकता है? एक कैंपेन से तो कोई काम नहीं ना हो सकता। आपको कैंपेन बनाने से पहले अपनी गुडविल भी तो बनानी है। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई बंदा सड़क पे गुजर रहा हो डिजिटल मार्केटिंग करवा लो, हाँ साइकिल पे गुजरता हुआ जा रहा है उससे बंदे ने मार्केटिंग करवा लो। भाई किससे करवाएंगे? जिसका ऑफिस होगा, जिसे लोग जानते होंगे। आप कोई चीज बेच रहे हैं तो जो राह गुजरता बंदा है उससे तो चीज कोई नहीं खरीदेगा ना, उससे खरीदेगा जिसकी कोई जगह बनी होगी, जिसको लोग पहचानते होंगे। तो आप बहुत पैसे लगा दें लेकिन सिर्फ इसी चीज पे लगा दें। कई लोग होते हैं कहते हैं भाई चाइना से माल लेकर आए हैं, ठीक है 10,000 पीस हैं, ये बिकवाने हैं यार 10 दिनों में, ठीक है। तो ये गलत अप्रोच है। मैं कहा फिर गलत अप्रोच है, 10 दिनों में कैसे बिकवाएं भाई? तुम चीज लेकर आए हो चाइना से, इसकी कोई ब्रांडिंग भी नहीं हुई हुई, क्यों खरीदेगा कोई एकदम तुमसे? तुम्हारा ट्रस्ट क्या है? किस ट्रस्ट की बेस पर वो तुमसे खरीदेगा? तुम्हारा अपना भी तो ट्रस्ट होना चाहिए ना कुछ बेचने के लिए। मतलब अभी 7 वाली बिल्डिंग में कोई बंदा 3-4 कमरे ले और कंप्यूटर कोर्स से शुरू करवा दे, तो पीक सोल्यूशन का मुकाबला तो नहीं वो कर पाएंगे। उनको ट्रस्ट भी तो बाय करना पड़ेगा उधर बैठ के कि कौन लोग हैं वो, कहां से आए हैं, पता लगे, पूरी फीस लें और गायब हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब बिजनेस करना है तो आपने इन्वेस्ट जब भी करना है। अभी हम मेटा एड्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसी पे हैं। अभी इसके बाद हमने गूगल भी पढ़ना है, गूगल एड्स भी पढ़ने हैं। फिर जब हम गूगल एड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर भी आपको अपना ट्रस्ट बाय करना है, क्योंकि विदाउट ट्रस्ट आप कुछ नहीं बेच सकते। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो आप कोई चीज नहीं बेच सकते। ठीक हो गया जी? चले, अब आपने एक तो घर जाके दूसरे एड्स की प्रैक्टिस करनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी हमने मॉडल बनाया ये वर्किंग किसी ने आपसे करवानी है। और उसके बाद जब आप ऐड बना रहे होते हैं तो वहां पर हम अपना बजट सेट करते हैं, बूस्ट ऐड में चले जाएं सिर्फ, ऐड मैनेजर में नहीं, बजट टेस्ट करने के लिए बूस्ट ऐड में जाए। क्योंकि आपके सामने फ्रंट पे एकदम आ जाता है, आता है ना। आप कहते हो 1000 लगाऊंगा तो वो कहता है भाई इतनी रीच। फिर क्या होता है, आता है मैं कहता हूँ 2000 रुपया लगाऊंगा पर डे, रीच दिखाता है बड़ी हुई कि इतने लोगों तक ले जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एस्टिमेट्स भी आपके पास होने चाहिए। यानी एक बंदा आपको पूछ कहता है, आप उसे कहते हो जाकर भाई ऐड लगवा लो, वो कहता है भाई मेरा ऐड कितने लोगों को दिखाओगे? आप फिर फंस गए वहां पर, हाँ फंस गए ना कि भाई 500 में कितने को दिखाओगे, 1000 में कितनों को दिखाओगे। तो आप अपने पास कुछ टेम्पलेट्स बना लें कि भाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आपका छोटा मॉडल है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप कम से कम $2 तो डेली लगाओ ना यार। तो अगर आप $2 लगाओगे तो आप वर्किंग करके गए होंगे कि $2 के ऊपर रीच कितनी आती है। इस तरह आप डिफरेंट मॉडल्स की रीच बना लें कि भाई $1 की रीच, $2 की रीच, $10 की रीच, $15 की रीच। आप किस किस को रिकमेंडेशन दे रहे हो? दूसरी तरफ आपने उसके ऊपर वर्किंग भी कर लिया ना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे भी वर्किंग कर चुके हैं। तो अब आपके पास बिजनेस मॉडल भी है। अब आपको पता है कि वो फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचता है कि वो सर्विसेज बेचता है। तो आपको समझ में आ रही है क्या है, उसका बिजनेस मॉडल स्मॉल है कि उसका बिजनेस मॉडल बड़ा है। अब आपको ये भी समझ में आने लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बेसिस पर जब आप उससे बात करोगे तो एक तो आपको तगड़ा बंदा भी समझेगा कि भाई इसके पास नॉलेज भी है, इसको तरीकेकार का भी पता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि नहीं भाई ऐड चलाओगे तो पता लग जाएगा, ठीक है, मुझे भी लग जाएगा, तुम्हें भी लग जाएगा, ठीक है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो वहां पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा। वो आपको यही कहेगा भाई मैं बड़े तजर्बे कर चुका हूं, मुझे बताओ क्या होगा, ये बताया मुझे। मैं उसे फिर भी कहूंगा कि भाई देखो आप बहुत थोड़े पैसे लगाना चाहते हो ना, तो आप यूं करें कि आप $1 या $2 लगाएं, ठीक है, और 20 एक दिन ऐड को चलने दें, रोकना ना। वैसे आप ऑर्गेनिक पोस्ट जो लगाने लगे हुए हैं वो डेली रीच उसकी जो आ रही है वो 15-20 लोगों की आ रही है।
तो 20 दिनों में आप देख लें कितनी रीच आएगी, और वो 20 दिन कंसिस्टेंट नहीं होती है। यानी ये जो 15-20 की रीच है ये आ गई ना, तो 20 दिनों में अगर पहले 6 दिनों में 15-20 लोग हैं तो 20 दिनों में जो है ना ये शायद 27 हो जाएंगे, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे ये। लेकिन अगर कोई बंदा लो बजट के साथ भी जाएगा, $1 के साथ भी जाएगा, तो 700-800 तो पर डे उसे मिलेगा। रीच, नॉट सेल, नॉट कन्वर्जन, रीच। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 700-500 कह देता हूँ, 500 मल्टीप्लाई 20। अगर आपने अच्छे तरीके से ऐड बनाया होगा तो जब आप अपनी चीज इतने सारे लोगों को बेचने के लिए दे रहे हो तो बीच में कोई तो मिलेगा ना। वैसे भी फेसबुक क्या कहता है एंड्रोमेडा दिखाएगा ही उन्हें जिन्होंने खरीदना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 दिनों में कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये वर्किंग करेंगे, ऐड बनाना हमने सीख लिया, अब हमने ये वाली वर्किंग भी समझनी है। इस वर्किंग को समझना है। ये स्लाइड जितनी भी है ना मैं ये शेयर करूंगा व्हाट्सएप चैनल पर, और आज का जो लेक्चर होगा ना कोशिश करूंगा उसके इनका ड्राइव लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। जैसे आप लेक्चर देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन, अगर ये रिकॉर्ड हो गया, भाई रिकॉर्ड हो रहा है वैसे अभी, हाँ, तो इसको क्लिक करोगे तो फिर भी ये नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। नहीं तो व्हाट्सएप चैनल में वो एक लंबा सा मैसेज पड़ा हुआ है ना व्हाट्सएप प्ले लिस्ट वाला, उसके अंदर बहुत सारे लिंक्स हैं नोट्स के, तो उसमें एक ये वाला लिंक भी मैं आज ऐड कर दूंगा। ठीक हो गया, चलें जी, अब जरा इसको वाइंड अप कर रहे थे हम लोग। एड्स हमने बना लिए, ठीक है। इसकी 2 वीडियोस मैं आपको और भेजूंगा जो कि हम रिपीटेडली नहीं कर सकते रिकॉर्ड। एड अकाउंट बनाने वाली, क्योंकि उसकी भी लिमिट होती है। एक पोर्टफोलियो बनाना, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, देखेंगे आप इसको वीडियो से, ठीक है, रिकॉर्डिंग से देखेंगे। एड अकाउंट क्या है? एक एड अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। मैंने कहा एक एड अकाउंट तो आपका बाय डिफॉल्ट है ना, लेकिन बिजनेस एड अकाउंट तो नहीं है। बिजनेस एड अकाउंट कैसे बनेगा उसकी एक वीडियो मैं शेयर करूंगा, आपने देखनी है। बिजनेस एड अकाउंट के लिए आपके पास बिजनेस का होना जरूरी है। आपके एड अकाउंट का नाम आपके बिजनेस पे होना चाहिए, और वही बिजनेस का पेज भी आपका उसी नाम से होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा बिजनेस है एरोजेन डिजिटल, मैं कहता हूं मेरे जो ऑफिस है रजिस्टर हुआ हुआ है वो भी एरोजेन डिजिटल से ही हुआ हुआ है। मैंने जो डोमेन खरीदी हुई है वो भी एरोजेन डिजिटल से है, और मैंने जो फेसबुक पेज बनाया हुआ है वो भी एरोजेन डिजिटल से है। अब मैं बिजनेस एड अकाउंट बना सकता हूं, नहीं तो नहीं बना सकता। और अच्छी बात है कि मेरे पास एक बिजनेस एड अकाउंट होना, बिजनेस ईमेल अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, अब हम तो कहते हैं कि जो ईमेल है, जब मैं पढ़ रहा था तो स्टूडेंट ईमेल था, है ना। जब मैं बहुत छोटा था तो वो अंडर एज स्टूडेंट ईमेल था, जब बड़ा हुआ तो स्टूडेंट ईमेल बन गया, जब जॉब की तो बिजनेस ईमेल बन गया। ऐसे ही है ना, क्योंकि मैं उसे यूज कर रहा हूं तो मेरी नेचर ऑफ यूज से ही उस ईमेल की टाइप चेंज हो रही है। ईमेल कौन सा था, वो जीमेल का था या याहू का था या एमएसएन का था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं कि आपका एक बिजनेस ईमेल होना चाहिए जो आपकी डोमेन पर बना हुआ हो। यानी हमारी वेबसाइट है एरोजेन डिजिटल, तो वहां पर जो मेरा बिजनेस ईमेल होगा वो होगा ali@aerogendigital.com। ये वाला जो ईमेल है ये जीमेल से नहीं बना हुआ, ये याहू से भी नहीं बना हुआ, ये किससे बना हुआ है, मेरी डोमेन से बना हुआ है। ये जब हम वेबसाइट की एसईओ सीखेंगे तो जब मैं उसमें आपको सी पैनल में लेकर जाऊंगा तो वहां से आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास अपनी होस्टिंग हो तो आप अपने ईमेल्स, बिजनेस ईमेल्स खुद बना सकते हैं। और बिजनेस ईमेल्स ही आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखते हैं ना, जीमेल वालों को लोग इतना ट्रस्टेड भी नहीं समझते ना, मतलब उसको ट्रस्टेड बिजनेसमैन नहीं समझते, वो समझते हैं कि ऐसी कोई कैजुअल सा है। लेकिन जिसने अपनी डोमेन के साथ ईमेल्स बनाए होते हैं, जैसे अभी हम पीक सॉल्यूशन को खोलें, देखते हैं इनके ईमेल्स आ रहे होंगे डोमेन वाले, देखते हैं नीचे वाले हिस्से में क्या आ रहा है, जहां ईमेल्स होंगे। अरे ईमेल नजर आया आपको? क्या ईमेल है? info@peaksolutions, ये नहीं लिखा हुआ info@gmail.com, ये भी नहीं लिखा हुआ info@peaksolution@gmail.com। जीमेल पे इनके जीमेल्स होंगे, ईमेल्स होंगे, लेकिन इन्होंने बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए अपना जो ईमेल बनाया हुआ है वो कहां पे बनाया हुआ है, अपनी डोमेन के ऊपर बनाया हुआ है, जो इनकी वेबसाइट है peaksolutions.edu.pk। तो आपकी जो वेबसाइट है उस पर जो हम जीमेल्स बनाते, ईमेल्स बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस ईमेल्स। सो बिजनेस ऐड अकाउंट बनाने के लिए हमें जरूरत किसकी है, बिजनेस ईमेल की है।
ठीक है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वो है फेसबुक पोर्टफोलियो। फेसबुक पोर्टफोलियो अकाउंट, ये क्या होता है? इसकी भी वीडियो होगी, दोनों वीडियोस होंगी। जी, पहले पुराने वक्तों में इसका नाम होता था जी बिजनेस मैनेजर, फिर इसका नाम पड़ गया फेसबुक पोर्टफोलियो, और अब इसे बोलते हैं मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट। इसमें क्या होता है? इज अ सेंट्रलाइज्ड हब, जहां पर आपके सारे फेसबुक मेटा के एसेट्स होते हैं। अगर हम ये देखें कि मेटा को जब आप रन कर रहे हो तो इसके अंदर मिल क्या रहा है आपको? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एड अकाउंट्स, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें इसके अंदर आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। कैटलॉग्स किसके होंगे? कैटलॉग्स उसके होंगे जिसकी ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी, तो उसने उन अपनी प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स भी इसमें बनाए होंगे। वो सिर्फ वो बना सकता है जिसके पास ई कॉमर्स की साइट हो, क्योंकि ई कॉमर्स की साइट का लिंक देना है। ई कॉमर्स साइट का मतलब होता है शॉपिंग वेबसाइट, जैसे दराज की वेबसाइट है जिसमें ऐड टू कार्ट बना होता है, तो वो क्या बन गया? हमारा कैटलॉग बन गया फेसबुक के ऊपर। एड अकाउंट्स हो गया। अब क्या होगा? हमने सीखा था ना फेसबुक पेज के एक्सेस की बात की थी, उसमें लिमिटेड एक्सेस होता है सिर्फ, मतलब वो एक्सेस कहां से कहां तक है? वो फेसबुक पेज से शुरू होकर फेसबुक पेज पे ही खत्म हो जाता है। उसमें ऐड अकाउंट का एक्सेस नहीं है। अगर मैं आपको अपने पेज का एक्सेस दूं और आप ऐड रन करना चाहें तो आप ऐड अपने अकाउंट से चलाएंगे। मेरे फेसबुक पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेस मिल रहा है, और वो फेसबुक पेज का एक्सेस मिल रहा है। लेकिन जब हम किसी को पोर्टफोलियो का एक्सेस देंगे तो भाई इस फेसबुक के पोर्टफोलियो पर क्या क्या मौजूद है? सब कुछ। तो अगर मैं किसी को पोर्टफोलियो की परमिशन दे दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पेज मैनेजमेंट भी करेगा और वो मेरे एड्स को भी रन कर सकता है, मेरे ही एड्स को वो रन कर सकता है। उसको भी ऐसे ही परमिशन मिलेगी जैसे पेज को परमिशन मिलती है, लेकिन पेज की परमिशन लिमिटेड है, पोर्टफोलियो की परमिशन लिमिटेड नहीं है। हम 3 पोर्टफोलियोज बना सकते हैं एक अकाउंट में, नॉट मोर देन 3, बट हम बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो का पार्ट तो बन ही सकते हैं। यानी कि 3 तो मैंने बनाए हैं ना अपने अकाउंट में, मेरे 5 क्लाइंट्स हैं, उन्होंने भी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और उसमें उन्होंने मुझे ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 का तो मैं वैसे ही बन गया मेंबर, 5 उसके 3 मेरे, और जितने मेरे क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, जो जो मुझे अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं उनका ऐड रन कर रहा हूँ तो मेरे सामने उन्हीं का पेज होगा, मेरे सामने उन्हीं का इंस्टा कनेक्ट हुआ होगा, मेरे सामने उन्हीं का ऐड अकाउंट आ रहा होगा। सो ये डेट इज पोर्टफोलियो। ये दोनों वीडियोस आपने नेक्स्ट क्लास में घर से देख के आनी है, हम इसको फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे। और इसका हमारा एक और पार्ट है, डेट इज लिंक्डइन। बिल्कुल हम बाहर निकल आए हैं। आप लिंक्डइन जब हम शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से शुरू होगा, ठीक है? वो आप समझ सकते हैं इसको, अगली क्लास में हम उसको देखेंगे। जिस तरह फेसबुक है, जिस तरह इंस्टाग्राम है, इसी तरह हमारे पास एक और क्वालिटी नेटवर्क है, दैट इज लिंक्डइन। और वो फेसबुक जैसा नहीं है। फेसबुक तो आप देखते हैं ना, एक फनी नेटवर्क भी है, फैंसी नेटवर्क भी है, मगर लिंक्डइन जो है ये प्रोफेशनल नेटवर्क है, ये सिर्फ प्रोफेशनल्स का है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ बात करना चाहता हूं किसी कंपनी के मालिक से, तो मैं फेसबुक पे नहीं कर सकता, ये तो सबको पता है। जितने भी सीईओज हैं या ऑनर्स हैं या चेयरमैन हैं, वो फेसबुक तो नहीं यूज करते, फेसबुक पेज पे भी वो नहीं होंगे, क्योंकि फेसबुक पेज तो उन्होंने खुद बनवाया हुआ अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। तो वर्चुअली मैं उन्हें कहां मिलूंगा? लिंक्डइन पे मैं उन्हें मिलूंगा। हर सीईओ का, हर डायरेक्टर का, हर एग्जीक्यूटिव का लिंक्डइन अकाउंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पिज्जा हट, मैकडोनल्ड, जितने भी ब्रांड्स के मैं नाम लूं, सभी के लिंक्डइन अकाउंट होंगे। और लिंक्डइन के अंदर पेज भी होता है, जैसे अभी हमने फेसबुक पेज पढ़ा, इसी तरह लिंक्डइन का पेज भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर भी हमारे पास 2 चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, अकाउंट
इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो लोगों ने तो आपको लिंक्डइन पे ढूंढने आके, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने लिंक्डइन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आपका लिंक्डइन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपकी बिजनेस प्रमोशन अच्छी होगी। लिंक्डइन को हम एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। फ्रीलांसिंग फुली फ्री, ठीक है ना, जैसे हमारे पास दूसरे हैं फाइवर वगैरह हैं, ये फ्री तो नहीं है, इनमें तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आएगा आप कमीशन भी दोगे इनको, यहां पर कोई कमीशन वाला सीन नहीं है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एम्प्लॉयर्स भी होते हैं और एम्प्लॉइज भी होते हैं, जहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स भी मिलेंगे आपको और सर्विस लेने वाले लोग भी मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां से बिजनेस ले सकते हैं अगर हम अपना अच्छा लिंक्डइन अकाउंट बनाएं, अगर हम अपना अच्छा वर्चुअल ट्रस्ट क्रिएट कर लें प्रोफेशनली। और यहां पर अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हो तो यहां पर जॉब्स भी होंगी। और आज की तारीख में वो जॉब का मॉडल नहीं रहा कि अखबार में इश्तिहार देते हैं, जॉब्स के लिए देते होंगे लोग, लेकिन वो मॉडल नहीं है। जो जॉब अखबार में आती है साथ में लिंक्डइन पे भी आती है। पहले क्या होता था, वर्चुअली तो रोजी पी के एक वेबसाइट होती थी भाई, नौकरियां आती उस पर थी, इवन पैसे देकर नौकरियां लगती होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब लिंक्डइन ने उसको क्रॉस कर दिया। अब लोगों को कोई चाहिए होता है बंदा, तो वो लिंक्डइन पर जाते हैं और एम्प्लॉइज की प्रोफाइल देखते हैं। एक बंदे की ड्यूटी लगाते हैं कि भाई मुझे अकाउंटेंट की जरूरत है, जरा देखो कौन कौन से अच्छे एक्सपीरियंस अकाउंटेंट लिंक्डइन पर मौजूद हैं। उधर से ही वो उनका सीवी डाउनलोड करते हैं, 50-100 सीवी डाउनलोड किए, उधर से ही वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, उन्हीं को बुला लेते हैं। बल्कि ये भी देख लेते हैं कि कौन है जो हमारी बिजनेस डोमेन के करीब तरीन लोगों के साथ काम कर रहा है, सब पता लग जाता है लिंक्डइन की प्रोफाइल से, अगर किसी ने अच्छा बनाया हो। उधर से ही इंटरव्यूज होते हैं, उधर से ही शॉर्टलिस्ट होती है, उधर से ही सिलेक्शन हो जाती है। तो जॉब्स भी यहीं से मिलेंगी लिंक्डइन से, एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉइज भी यहीं से मिलेंगे, और जैसे हम डिजिटल मार्केटर्स हैं हमें भी क्लाइंट्स यहीं से मिलेंगे अगर हमने अपनी प्रोफाइल को ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड किया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके 2 लेसन होंगे हमारे, और ये 2 लेसन